नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात एक बार फिर 2.5 साल पुरानी उस जोड़ी की जिसको लेकर उस वक्त बीजेपी तीखे हमले करती थी। जी हां, मैं बात तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी की जोड़ी की कर रहा हूं। सोनिया गांधी पर पूरे 10 साल तक ये इल्जाम लगता रहा कि वो सुपर प्राइम मिनिस्टर है, वो मनमोहन सिंह का रिमोट अपने हाथ पर रखती है। सोनिया गांधी प्रधान है जबकि मनमोहन सिंह केवल प्रधानमंत्री है। इस तरीके के आरोपों के बीच में अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि वर्तमान की मोदी सरकार यूपीए सरकार के वक्त जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल राष्ट्रीय सलाहकार परिषद थी जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करती थी, उस एनएसी के फैसलों से जुड़ी करीब 700 से ज्यादा फाइलें सार्वजनिक करने जा रही है। अब कांग्रेस ये इल्जाम लगाती है बीजेपी पर आज के वक्त में कि हम किसी भी स्क्रूटनी के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल ये कि बीजेपी की सरकार क्या जानबूझकर सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को बदनाम करने की एक और साजिश रच रही है, या फिर बड़ा मुद्दा ये कि अब क्या वो दिन आ गया है जब ये कलई खुलने वाली है, जब ये असलियत सामने आने वाली है कि वाकई में सोनिया गांधी के पास रिमोट हुआ करता था और मनमोहन सिंह केवल उनके इशारे पर काम कर रहे थे। क्या एनएसी जो कि एक शेडो जिसको कैबिनेट कहा गया, वो एनएसी क्या मनमोहन सिंह की कैबिनेट से ज्यादा ताकतवर हो गई थी? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे अगले 1 घंटे में। कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले ये दिन भर का घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। सोनिया प्रधान, मनमोहन प्रधानमंत्री। निर्णय लेने का अधिकार प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री को नहीं था, मगर सोनिया जी को था। और इसलिए देश की जनता को पता चलना चाहिए कि सोनिया गांधी और एनएसी जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो किस प्रकार से निर्णय ले रही थी और किस प्रकार से यूपीए 1 और यूपीए चल रही थी। देखो, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है कि हमारा कोई भी आप जांच कराओ, कोई भी मिनट्स को पब्लिक करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आपकी सरकार, आपकी पार्टी ने तमाम जो कानून बनाए हैं, जो मीटिंग्स करी हैं, जो विवादित स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उसके बारे में पब्लिक को बताना चाहिए। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के बाद एक बार फिर ये सवाल जोर पकड़ चुका है कि क्या मनमोहन सिंह सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री थे? इसी सवाल का जवाब देने के लिए मोदी सरकार यूपीए के दौर की 710 फाइलों को सार्वजनिक कर सकती है। ये फाइलें सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की हैं। इन फाइलों से ये खुलासा हो सकता है कि तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रिमोट कंट्रोल सोनिया के हाथ में होने का आरोप कितना सही है। मनमोहन सिंह नाम के ही पीएम थे या काम के भी पीएम थे? मोदी सरकार के इस इरादे से कांग्रेस के खेमे में खलबली है। सोनिया गांधी को जब वोट पड़े थे 2004 में, लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे क्योंकि वो हमारी अध्यक्ष थी। उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एक शास्त्री हैं, वैज्ञानिक हैं, बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और उन्होंने कहा था मैं लोगों की आवाज बनूंगी। आरोप है कि यूपीए के शासन काल में एनएसी कोयला, ऊर्जा, विनिवेश, रियल एस्टेट, प्रशासन, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्र जैसे सरकारी नीतिगत क्षेत्रों में पूरा दखल देती थी। अखबार ने 29 जनवरी 2005 की एनएसी की बैठक का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया समिति की तमाम सिफारिशों को लागू करने के समय सरकार की एजेंसियों की इसकी जिम्मेदारी होगी। साथ ही इसकी स्वतंत्रता पूर्वक निगरानी और मूल्यांकन भी किया जाएगा। इसी तरह की एक और बैठक का जिक्र है जिसमें सरकार की लिखी चिट्ठी में कहा गया है एनएसी अध्यक्ष की ओर से उत्तर पूर्व में खेलों को बढ़ावा देने से जुड़ी सिफारिश सरकार को भेज दी गई है। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि एनएसी के जरिए बिना किसी जवाबदेही के सोनिया गांधी का सत्ता पर पूरा नियंत्रण था। इन फाइलों के हवाले से दावा किया गया है कि एनएसी केंद्र सरकार के किसी भी अधिकारी को अपने दफ्तर में हाजिर होने को कहती थी, मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर उनसे रिपोर्ट मांगती थी। यही सवाल जब पंजाब में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने पहुंचे मनमोहन सिंह से पूछा गया तो जवाब मंच पर बैठे दूसरे नेता रणदीप सुरजेवाला ने दिया। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मार्च 2006 में
एनएसी की अध्यक्ष पद से और सांसद पद से दोनों से इस्तीफा दिया था। जिस समाचार पत्र में छपी खबर की आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें इस पीरियड में जब श्रीमती सोनिया गांधी एनएसी की अध्यक्षा थी ही नहीं। एनएसी ने सूचना का अधिकार, वन अधिकार कानून, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून यानी नरेगा, शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा जैसे क्रांतिकारी कानून बनवाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन इसके बावजूद सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी मनमोहन सिंह पर भरोसा नहीं करती थी? ऐसे में हम तो पूछेंगे, क्या एनएसी के बहाने सोनिया गांधी मनमोहन सरकार चला रही थी? एक बार फिर सुनिए हमारा आज का सवाल, आपके इस जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। क्या एनएससी यानी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बहाने सोनिया गांधी तब की मनमोहन सिंह सरकार को चला रही थी? अगर आपको लगता है हाँ चला रही थी तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं चला रही थी तो HTP स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमको 51818 पर SMS करें, #HTP के साथ #सुपर PM सोनिया के जरिए भी आप ट्विटर पर जाकर और फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दोनों एड्रेसेस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। मेहमानों का मैं परिचय कराता हूं जो इस बड़ी डिबेट में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा इस डिबेट में मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से उनके वरिष्ठ प्रवक्ता संजय झा साहब मुंबई से मेरे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक सिन्हा जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी मेरे साथ इस वक्त बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं, और साथ ही इस डिबेट में प्रोफेसर राकेश सिन्हा भी हमारे साथ शिरकत करेंगे आरएसएस के विचारक के तौर पर। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं संबित पात्रा, आपके पास आऊंगा, फिर संजय झा आपको जवाब देने का ताकि मौका मिल सके। संबित पात्रा, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी और ऐसा कौन सी वजह है, जनता के हित का कौन सा काम हो रहा है कि बीते सरकार की एनएससी से जुड़ी 700 से ज्यादा फाइलें सरकार सार्वजनिक करने का मन बना रही है? क्यों? इससे क्या फायदा होगा देश को? देखिए सुमित जी, पहले ही मैं कह दूं कि ये सरकार का निर्णय अखबार है या नहीं ये मुझे नहीं पता। अखबार के माध्यम से जो न्यूज छपी है उस पर हम डिबेट कर रहे हैं, मगर फिर भी अगर हम इसको एक काल्पनिक सवाल ही माने कि क्या इन फाइलों के विषय में जानने का अधिकार देश की जनता को है, तो आप अखबार के ही अगर न्यूज को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो पॉलिसी एरियाज थी जिन पर एनएससी का सीधा दखल था वो कोल, पावर, रियल एस्टेट, सोशल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर था। याद करिए 2004 से 2014 के बीच में जो सबसे बड़े घोटाले हुए वो इन्हीं सेक्टर्स में हुए थे, खास करके कोल, इंडस्ट्रीज और ऑक्शन इत्यादि में हुआ था। तो स्वाभाविक रूप से देश में करप्शन को लेकर एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, यह तो मंतव्य देश के हर नागरिक का है और इसी ट्रांसपेरेंसी के लिए हम सरकार में आए हैं। मगर वाकई कहें तो सरकार क्या इसको सार्वजनिक कर रही है या नहीं कर रही है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। सरकार के विषयों से मुझे अवगत नहीं रखा जाता है। जहां लेकिन संबित अगर आप प्रवक्ता के तौर पर भी संबित जी अगर आपको ये बात, इस बात की तस्दीक नहीं हो सकती या नहीं कर सकते कि ये सार्वजनिक हो रही है कि नहीं हो रही है, तब तो फिर आपको ये लांछन भी लगाने चाहिए जो आप लगा रहे थे, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे अपने ओपनिंग कमेंट में। ना क्यों नहीं, मैं इसलिए क्योंकि देखिए मैंने कहा ये डिबेट एक काल्पनिक रूप से, क्योंकि एक रिपोर्ट पे हो रही है। ये सरकार ने अभी कोई फाइल तो रिलीज नहीं किया है। स्वाभाविक रूप से एक अखबार में एक रिपोर्ट छपी है, सोर्सेस के माध्यम से रिपोर्ट छापा गया है, आज डिबेट हो रहा है। तो क्या सोनिया जी का दखल था मनमोहन जी की सरकार में? अगर यह विषय है तो इसमें कोई मुझे परेशानी नहीं है डिबेट करने में, और मैं करना भी चाहूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं सुमित जी कि देखिए मैं क्यों बोलूं कि इसमें दखल था या नहीं था, जब खुद संजय बारू जो कि मीडिया एडवाइजर थे मनमोहन सिंह जी के, और मनमोहन सिंह जी के परिवार के बहुत घनिष्ठ थे, उनके पिता भी कांग्रेस के बहुत घनिष्ठ थे, कांग्रेस के ही थे। उन्होंने अपने किताब में ही लिखा है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में, और उन्होंने बड़ा अच्छा टर्म 2-3 जगह लिखा है, दैट मनमोहन सिंह कुड नॉट बी हिज ओन पीएम। ये संजय बारू कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह खुद अपने ही प्रधानमंत्री नहीं हो पाए। और एक जगह वो लिखते हैं, quote, I have to come to terms with this. There cannot be two power centers. That creates confusion. I have to accept that the party president is the center of power.
ये मनमोहन सिंह जी ने संजय बारू जी से कहा और संजय बारू जी ने इसे अपने किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में हूबहू कोट किया। तो ये तो पता है कि, और जो जिस अखबार के बारे में बात कर रहे हैं संजय झा, उस अखबार में कुछ फाइलों का एग्जाम्पल संजय झा को मौका दूंगा मैं, क्योंकि आप सीधे और किस प्रकार कांग्रेस लीडरशिप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी की संजय झा, ये बात तो उस वक्त के तमाम लोग जानते भी हैं जो सरकार के कामकाज को देख रहे थे कि सोनिया गांधी बहुत पावरफुल थी। और मेरा तो उसमें कहना यह है कि पावरफुल क्यों ना हो, वो पार्टी प्रेसिडेंट थी, मनमोहन सिंह को नियुक्त करने वाली, चूज करने वाली सोनिया गांधी थी। इन परिस्थितियों में अब अगर ये बात सामने आती है कि एनएससी के फैसलों को सार्वजनिक किया जा रहा है या सरकार ऐसा सोच रही है, आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है कि सोनिया गांधी का सुप्रीम लीडर होना कहीं ना कहीं सरकार साबित करना चाहती है? संजय झा, देखिए सुमित जी, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये जो भी भारतीय जनता पार्टी ने ये बेबुनियादी आरोप जो लगातार निराधार लगाते रहते हैं, निरंतर लगाते रहते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। और एक तरीके से ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देश के लोग जानते हैं, देश का आवाम समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी जी कितने असफल हो चुके हैं। और नोटबंदी को लेके आज जो देश में तबाही मची हुई है, इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत घबरा गई है। तो किसी न किसी तरीके से, आप तो बहुत ही अनुभवी संपादक हैं, ये एक राजनीति में एक डाइवर्जन का एक रणनीति होता है। भारतीय जनता पार्टी इसमें बिल्कुल माहिर है। लेकिन मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, अंत में सच्चाई क्या है, ये 10 साल में जब यूपीए सरकार में थी, तो यदि आपको 8%, लगभग 8% के औसत पर जीडीपी ग्रोथ आया और ऐसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कानून आए जैसे राइट टू फूड सिक्योरिटी, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, जिसकी आज नरेंद्र मोदी जी उसकी पूजा करते हैं, जब यहां पर आपको ढेर सारे राइट टू इंफॉर्मेशन, एक तरीके से जो ऐसे सामाजिक कल्याण के कदम उठाएंगे जैसे देश का भविष्य बदला है, तो ये इसलिए नहीं होता यदि कोई दखल अंदाजी या किसी न किसी तरीके से कुछ हस्तक्षेप होता। ये बिल्कुल गलत और मैं समझता हूं कि बेतुका आरोप है। अब मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगा जिसका आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इसका जवाब ले लीजिए। आऊंगा संबित। अंत में एक बात तो आप भी मानेंगे सुमित जी की श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और यहां पर एक तरीके से सिविल सोसाइटी का जो भी सोच हो, यदि आप उससे यदि सरकार को कोई सलाह मशुरा दें या कोई भी आप उनको जो भी कहते हैं कि सुझाव दें, उसमें कुछ भी गलती नहीं है। लेकिन मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा बीजेपी का। आप तो जानते हैं कि आरएसएस के इशारे पर नरेंद्र मोदी जी कठपुतली के जैसा नाचते हैं। ये सरकार आरएसएस नागपुर के रिमोट कंट्रोल पर चलता है, लेकिन हम तो ये पूछेंगे बीजेपी से, ये आरएसएस कौन है भाई? ये तो भारतीय जनता पार्टी के संसद के लोग हैं नहीं, तो आप आरएसएस के इशारे पर कैसे नाचते हैं? और दूसरा प्रश्न, डिमोनेटाइजेशन और विमुद्रीकरण या नोटबंदी का आप उदाहरण दीजिए। ये अनिल बोकिल कौन था? उसके बारे में तो दुनिया ने कभी सुना भी नहीं था। एक अनिल बोकिल एक एनजीओ है जो शायद आरएसएस की विचारधारा के समर्थक है, उनका संस्था का नाम है अर्थ क्रांति। गुरुमूर्ति आरएसएस के एक बौद्धिक व्यक्ति के सोच पर, देश पर एक कानून लाया गया। नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस के इशारे पर देश चला रहे हैं वो, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आपकी दोनों बातों का जवाब संबित जी में आऊंगा, जबकि इनके पास कोई सबूत नहीं है। राकेश सिन्हा है, तो मैं चाहूंगा कि संघ पे जो इल्जाम लगे हैं, राकेश सिन्हा उसका जवाब दें। राकेश सिन्हा, देखिए, संसदीय जनतंत्र की एक अपनी सीमाएं होती हैं, और संसदीय जनतंत्र की पहली शर्त होती है कि जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं अपनी मर्यादा में काम करें। तो प्रधानमंत्री का कार्यालय, प्रधानमंत्री और कैबिनेट, इन दोनों के फैसले क्या होते हैं? मैं एक उदाहरण देता हूं। जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में 13 सदस्यों की नियुक्ति हुई थी, सोनिया गांधी को लगाकर 14 सदस्य थे। आप 13 सदस्यों का प्रोफाइल देख लीजिए, जिनके प्रति मनमोहन सिंह ने अपनी अरुचि जाहिर की। सिन्हा जी, भटकाने की कोशिश मत कीजिए, आप आरएसएस पर जवाब दीजिए। देखिए, क्या आप ये सरकार चला रहे हैं या नहीं? क्या मोदी जी ने आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिया या नहीं? क्या ये सच है कि नहीं? जवाब दीजिए संजय जी। गुरुमूर्ति के इशारे पर आपने नोट? ठीक है संजय जी, आपने जो सवाल खड़े किए हैं उनके जवाब हम लेंगे। राकेश सिन्हा, यहाँ पे दर्शकों को लेट हिम गिव स्टेटमेंट।
मैं आऊंगा संजय जी। देखिए एक बात इनको बचने मत एक दीजिएगा, बात सुमित जी। नहीं, मैं आपको भी नहीं बचने दूंगा, मैं किसी को नहीं बचने दूंगा, चिंता मत भारतीय करिए जनता पार्टी और संजय जी। RSS मैं आपको भी नहीं भटकाने में बचने बहुत ही दूंगा, चिंता मत मशहूर है। करिए। मैं संजय झा को भी नहीं बचने दूंगा, मैं राकेश सिन्हा को भी नहीं दूंगा। अरे प्लीज हम है तो तैयार है पेशेंस, भाई साहब। प्लीज है पेशेंस, प्लीज हमारे है पास पेशेंस। 56 इंच की छाती नहीं है, लेकिन हम तैयार हैं, हम डरपोक नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। देखिए मैं अरे सोचता हूँ ये मत सोचिए कि चिल्ला चिल्ला के डिस- बच जाइएगा, डिस्कोर्स- शांत हो जाइए। डिस्कोर्स के लेवल को थोड़ा चेंज करें। मैं दो तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। पहली बात, जो जिन अरे 13 मोदी सदस्यों जी की को बोलिए नियुक्ति नहीं हुई, चलाने उन के 13 लिए। राकेश जी आप बोलिए। राकेश जी, उन 13 सदस्यों में कई सदस्यों के प्रति मनमोहन सिंह की सरकार ने अपनी अरुचि जाहिर की थी, लेकिन सोनिया गांधी ने अपॉइंट किया। एक उदाहरण देता हूं, कम्युनल वायलेंस बिल बना, सरकार के पैरेलल कम्युनल वायलेंस बिल सोनिया गांधी की एक कोठरी बनाती है। जिन लोगों को रखा गया पूरा विवाद का विषय बना, संसद में नहीं जाता है, सीधे कैबिनेट के पास भेजने की साजिश की जाती है। तो मुझे लगता है कि एक डायरेक्टिव 1919 में आया था ब्रिटिश साम्राज्य राज के दौरान, उसको कहते हैं द्वैध शासन, गवर्नर और मंत्री के बीच में व्यवस्था बटी हुई थी। ठीक वही डायरेक्टिव मनमोहन सिंह के शासन में आया। शासन का केंद्र सोनिया गांधी थी कि मनमोहन सिंह थी, ये सबको मालूम अरे था। आप अपने और डायरेक्टिव प्रश्न के का फेल जवाब करने का दीजिए ना, कारण ये था। कहानी बंद कीजिए। अब मैं आ रहा हूँ, कहानी बंद कीजिए। अरे लोग कहानी समझते मैंने हैं बोला, आप मैं क्या जवाब देखिए दे रहे हैं। देखिए प्रश्न का जवाब दीजिए आप सिन्हा जी। सिन्हा जी अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, आपको चिंता हो रहा है कि आप जवाब दीजिएगा ही नहीं, आप भाग जाइएगा। मोदी जैसा भागते हैं उसी तरह आप भी भाग रहे हैं। जवाब दीजिए प्रश्न का। संजय जी, संजय जी प्लीज। सुमित जी, ये तरीका संजय क्या? जी, सुमित जी, ये तरीका संजय जी नहीं आप है। जब बोल रहे थे भारत किसी के ने आपको कार्य बीच पे में टोका नाचते हैं या नहीं। नहीं? संजय जी, क्या ये सच संजय है जी या आप नहीं? जब बोल रहे थे सुमित जी, किसी ने आपको टोका नहीं, मैं चाहूंगा प्लीज मेंटेन द डेकोरम। सुमित जी, राकेश सिन्हा सुमित अब जी, जवाब मुझे दे रहे हैं, 30 नहीं देंगे तो मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगा। हाँ, राकेश सिन्हा 30 सेकंड दीजिए। मैंने कहा कि डायरेक्टिव के फेल करने का रीजन वही था कि अनइलेक्टेड व्यक्ति का मजबूत होना, वही सोनिया गांधी की स्थिति थी। इसलिए यूपीए सरकार की अगर फेल किया है तो उसकी जिम्मेदारी सोनिया गांधी पर जाती है। अब आता हूं आरएसएस के प्रभाव का। देखिए, किसी भी संस्था का वैचारिक प्रभाव, जैसे महात्मा गांधी का वैचारिक प्रभाव था, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी को डिक्टेट नहीं करते थे। वर्धा से उनकी इच्छा से, उनके प्रभाव में कांग्रेस काम करती थी। नेहरू अपने निर्णय लेते थे। गांधी की अपनी इच्छा होती थी। संघ की एक अपनी विचारधारा है और संघ अपनी विचारधारा का उपयोग वनवासी क्षेत्रों में करता है। 1,72,000 1,00,000 संजय जी मजाक की बात नहीं है। 1,72,000 सेवा का प्रोजेक्ट चलाना, ये सोनिया गांधी और 10 जनपद के वक्त की बात नहीं है। भागवत या हिंदू राष्ट्र का ऐलान करते हैं। अरे मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र का ऐलान करते हैं और उसको समाज कल्याण समझते हैं आप। वो संविधान के विरुद्ध है। अरे वो तो भारत के संविधान के विरुद्ध है। क्या आप जानते हैं इतना भी? अरे आप पढ़े लिखे आदमी हैं सिन्हा जी, तो जिस हिंदू राष्ट्र की बात करके आप आरएसएस को घेर रहे हैं, उस आरएसएस की विचारधारा को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस देश के आवाम ने 272 सीटें दी ना। वो तो ये हिंदू राष्ट्र बाद में थोड़ी था, ये बात तो पहले से कहते आ रहे हैं। संजय जी, मैं प्लीज, संजय जी मेरे पास 2 पैनलिस्ट और हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। संजय जी मैं आऊंगा आपके पास। 30% वोट शेयर से कुछ नहीं होता है, आपकी अनुमति से। राकेश सिन्हा, संविधान होता है। राकेश सिन्हा, राकेश सिन्हा ऑन द स्क्रीन, हम लोग वेवर्ड हो रहे हैं। राकेश सिन्हा ऑन द, संबित पात्रा 1 मिनट, संबित पात्रा 1 मिनट, राकेश सिन्हा ऑन द स्क्रीन। राकेश सिन्हा, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि अर्थतंत्र हो, अनिल बोकिल हो, एस गुरुस्वामी हो, इनका कोई भी प्रभाव नोटबंदी के फैसले पर नहीं था? क्या प्रधानमंत्री ने, सरकार ने इनसे बातचीत नहीं की थी? क्या उनसे प्रभावित नहीं थी ये सरकार? राकेश सिन्हा, देखिए मैं यही कह रहा हूं, प्रधानमंत्री किसी से भी राय मशविरा कर सकते हैं। वो संसद में कर सकते हैं, संसद से बाहर कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है वो बनी रहनी चाहिए। और आज प्रधानमंत्री का ये फैसला है। उन्होंने किससे विचार विमर्श किया? नहीं, लोकतंत्र में तो विचार विमर्श करना ही चाहिए। जो लोग लोकतंत्र में सोनिया गांधी की तरह व्यवहार करते हैं वो अलोकतांत्रिक होते हैं। प्रधानमंत्री ने चाहे 1 से विचार किया, 4 से विचार किया, 10 से विचार किया, उनका कोई किचन कैबिनेट है, यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अंग है। मैं एक छोटी सी बात करके तो अगर राकेश जी अगर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी से विचार करते थे तो क्या गलत था? अगर राष्ट्रीय एडवाइजरी काउंसिल से बात करते थे तो क्या गलत था? नहीं, विचार करते तो बहुत अच्छा था। विचार नहीं करते थे। सोनिया गांधी उस विचार को मनमोहन सिंह को संप्रेषित करती थी। और एक उदाहरण बता रहा हूं, कैबिनेट ने फैसला लिया और राहुल गांधी ने उस कैबिनेट के फैसले को जिस तरह से सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया, एक भी उदाहरण नहीं है आपके पास। दिखाइए राष्ट्रपति के पास जो फैसला गया था, जवाब देना चाहूंगा। सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने बहुत ताक कर दिया। क्या यह संसदीय जनतंत्र है?
ठीक और है। आरएसएस के प्रभाव की बात करते हैं, अशोक ये एक alternative अशोक डॉक्टर narrative अशोक है। सिन्हा, उस नैरेटिव से आप भी डॉक्टर प्रभावित हो अशोक सकते सिन्हा हैं, आरजेडी, बीजेपी भी हो सकता है। आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर अशोक सिन्हा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। संबित में आऊंगा प्लीज। डॉक्टर अशोक सिन्हा, आप भी, आपकी पार्टी भी सरकार में सहयोगी रही, यूपीए सरकार में लालू जी महत्वपूर्ण पदों पर रहे, बहुत से और अन्य लोग महत्वपूर्ण पदों पर रहे। क्या ये लगा कि मनमोहन सिंह एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं और जो कुछ करवाना है सोनिया गांधी से ही करवाना है? देखिए, ये पहला साल एनडीए का ये जो सरकार है बीजेपी लेड मोदी जी का, उसने योगा में बर्बाद कर दिया। दूसरा साल स्वच्छता करता रहा, तीसरा साल नोटबंदी। अब इनके सारे जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उसके फेल्योर होने के बाद ये डाइवर्सनरी टैक्टिक्स अपना रही है। उस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का जिसने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, मनरेगा दिया और सारे नहीं, ये अशोक सिन्हा जी, यही तो साफ करने की जरूरत है कि ये तमाम जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं ये मनमोहन सिंह की सरकार ने दी या सोनिया गांधी की एनएसी ने दी? इसी के जरिए तो सवाल खड़ा होता है कि सोनिया गांधी कैबिनेट को चला रही थी, यही तो बीजेपी कह रही है। यही तो मैं कह रहा हूं, नहीं तो ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, काम करा था, नहीं संसदीय जनतंत्र का उल्लंघन था या नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो थी। अशोक जी, आप जरा बोलने दीजिए। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सिर्फ एडवाइजरी काउंसिल थी और मैं समझता हूं कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का रहना उस जगह पर एकदम बहुत प्रॉपर था। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी का क्या किचन कैबिनेट है कि इन्होंने आर्मी का इंस्टीट्यूशन हो या रिजर्व बैंक का इंस्टीट्यूशन हो या फिर जुडिशियरी का इंस्टीट्यूशन हो, सारे कल्चर, हिस्ट्री, एजुकेशन, सारे इंस्टीट्यूशन को इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। इसलिए इस तरह के एडवाइजरी काउंसिल जो ट्रांसपेरेंट, ये कह रहे हैं कि मोदी जी को भी एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनानी चाहिए थी। सुमित जी प्लीज मुझे क्या आप ये, मैं आता हूं संबित जी, नहीं तो ये अथॉरिटेरियन बिहेवियर करते रह जाएंगे। अरे तो भाई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल तो पहली बार 2004 में बनी ना, उसके पहले भारत के इतिहास में कहां है एनएसी? आप कहां थी एनएसी? भाई नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति जिसका चेहरा दिखाकर बीजेपी ने अपनी मेजोरिटी पाई, वो मनमोहन सिंह के साथ एग्जाम्पल नहीं हो सकते ना, इक्विवेलेंट। मनमोहन सिंह तो अचानक बाद में आए, कभी कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट नहीं किया था। सुमित जी यही अंतर था कि मनमोहन सिंह जी की सरकार 3 साल के अंदर मेजर अपना अचीवमेंट पा चुकी थी और नरेंद्र मोदी जी का कंपेयर कीजिएगा तो 1 साल इन्होंने योगा को दे दिया, दूसरा साल सफाई को, संबित पात्रा जवाब तीसरे साल नोटबंदी के कार्यक्रम को लगा। संबित पात्रा जवाब दीजिए, आप काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। संबित पात्रा। हाँ देखिए सुमित जी, इस पैनल में सब बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, इसलिए इसका स्तर भी हमको बहुत ऊंचा रखना है और कहीं जो फाउंडेशन ऑफ डिबेट है वो हमें समझना है। फाउंडेशन एक फाइल के इर्द गिर्द है कि ये फाइल सरकार रिलीज करेगी या नहीं करेगी। ये फाइल से क्या होगा? देखिए बेसिक फाउंडेशन डिबेट का है कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्या एक सरकार के ऊपर दबाव डाल सकती है या नहीं डाल सकती है, क्योंकि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही होती है। यही बेसिक फाउंडेशन है। जहां तक फाइल की बात है और संघ की बात है, आप समझिए, मैं यहां चैलेंज करता हूं कि कोई भी ऐसा फाइल मोदी सरकार का या वाजपेयी सरकार का दिखा दीजिए जिसमें परम पूजनीय सरसंघ चालक ने अपने कलम से लिखा हो कि प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको ऐसा करना है, मैं ये एडवाइस दे रहा हूं, आपको फॉलो करना है। आप मुझे एक फाइल दिखा दीजिए जिसमें संघ के किसी भी व्यक्ति ने लिख के हस्ताक्षर किया हो। 700 ऐसी फाइलें हैं जिसमें सोनिया जी ने ऑर्डर दिया है कि ये काम कल सुबह तक हो जाना चाहिए और मनमोहन सिंह मान गए जी मैडम कल सुबह तक ये काम हो जाएगा। सबसे बड़ा जो इसका खुलासा संजय बाबू ने किया है कि कैबिनेट मिनिस्टर का लिस्ट बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट बना, सुन लीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर का लिस्ट बनाया, एक सेकंड सर मैं कंप्लीट कर लूं। कैबिनेट मिनिस्टर का लिस्ट बनाया, लिस्ट जब प्रेसिडेंट के घर जा रहा था तो उस लिस्ट में सफेद स्याही लगा के हरीश रावत के नाम को मिटाया गया और आंध्र प्रदेश से सुब्रमण्या का नाम जोड़ा गया, क्योंकि सोनिया जी चाहती थी कि मनमोहन जी के मंत्री ना बने। ए राजा मनमोहन नहीं चाहते थे बने, सोनिया जी के कहने पर ए राजा बने। वो पैसा कहां गया? 10 जनपद में ही तो गया ये लूट का पैसा।
मनमोहन नहीं चाहते थे, ठीक है। सोनिया चाहती थी। संजय इसीलिए झा, हस्ताक्षर संजय झा, आपके पास रिबट के लिए 20 हैं। सेकंड। संबित पात्रा, आप जरा अपना बकवास और बेकार जो यहाँ बेतुका बात कर रहे हैं वो बंद कीजिए। ये चैनल पर आप जो किस जिस प्रकार तरीके की से भाषा का मानहानि प्रयोग कर रहे हैं, है, इसका मैं आपको अपोज करता हूं, सुमित जी। इसका जवाब ये देना किस प्रकार पड़ेगा। की आप भाषा आके है? यहाँ पर नरेंद्र नहीं, मोदी ये के किस जैसा प्रकार की भाषा है? ये सुमित, वही बकवास बकवास, कहने आप- वही ये क्या हो रहा है बकवास यहाँ और डिबेट में? बेतुका बयानबाजी कर ये रहे क्या हैं आप। डिबेट हो शर्म रहा आनी है? चाहिए आपको, ये शर्म नहीं, आनी सुमित चाहिए जी, क्या आपको। डिबेट हो रहा क्या है? सबूत है आपके ये पास? किस जवाब प्रकार की दीजिए। भाषा का आप प्रयोग हो सुमित रहा जी है से आपके पूछिए, चैनल में? इनके ये पास किस सबूत है, प्रकार की जरा भाषा का दस्तावेज प्रयोग हो रहा है दस्तावेज आपके आगे लाए। डिबेट में? अरे बोलिए सुमित नरेंद्र जी, मोदी जी आप को शांत प्रेस होकर सुन कॉन्फ्रेंस रहे हैं करने इस के बात लिए। इस अरे व्यक्ति के बोलिए पास कुछ नरेंद्र ज्ञान नहीं मोदी है, जी को अज्ञानी प्रेस व्यक्ति कॉन्फ्रेंस बैठाए करने के हुए लिए हैं। कहा है एक नरेंद्र अज्ञानी मोदी? व्यक्ति से मेरे डिबेट करा अरे रहे उनके हैं। पास सीबीआई ये है, क्यों अज्ञानी नहीं कुछ व्यक्ति के करते साथ डिबेट करा हैं? रहे हैं। क्या अरे अज्ञानी उनके पास व्यक्ति के साथ इनकम डिबेट करा टैक्स रहे है, हैं? क्यों नहीं कुछ करते हैं? बोलिए। क्यों यहाँ डरे पर हुए हैं? बैठ के आप बकवास मत बात कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? आपको मैं चिंता चुनौती मत करिए देता हूँ, ना, हिम्मत वीरभद्र है सिंह का तो किया है निकालिए ना। दस्तावेज और पेश जो- कीजिए। जो आज चोरी आप किया है, दोनों देश आप का दोनों उन सबका सीनियर होगा। आप अरे दोनों भाई सीनियर साहब, स्पोक्स आगे पर्सन हैं। आपसे तो प्लीज कितने प्लीज हैं? प्लीज अरे प्लीज जुमला पार्टी आपके पब्लिक पास तो कुछ डिस्कोर्स सच है में ही नहीं। अपनी भाषा अरे की झूठ मर्यादा झूठ को बना बोलते के हैं, तुम रखें, सकते नहीं हो अपनी क्या अपनी पता? पार्टी की इज्जत का पूरा ख्याल शब्दों रखें। मतलब सही प्लीज बात मैं है। आप दोनों से भाषा गुजारिश का तो करता हूँ, कंट्रोल होना शेष चाहिए। नारायण सिंह जी ने आप दोनों ठंडे हो जाइए, एक गिलास पानी पीजिए। शेष नारायण सिंह जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या सोनिया गांधी असंवैधानिक तौर पर एनएसी की मुखिया बनी? नहीं, सरकार ने कानून बनाया, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का रूप दिया, नियम पास हुआ, उसके बाद सोनिया गांधी वहां की अध्यक्षा बनी और वो एक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होने के नाते सलाह दिया करती थी सरकार को। उसके जरिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस देश में लागू हुए। पारदर्शिता के नाम पर आरटीआई आया, शिक्षा का अधिकार आया, मनरेगा मिला। इन तमाम खासियतों के बावजूद भी क्या शेष नारायण सिंह जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जितनी अच्छी अच्छी बातें हुई वो एनएसी के क्रेडिट में जा रही हैं, लेकिन जो आरोप लगे मनमोहन सिंह सरकार के वक्त में करप्शन के, वो एनएसी से दूर रहे। वो तमाम मनमोहन सिंह को झेलने पड़े, चाहे वो कोयला का हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम का हो या अन्य कोई हो। क्या इस तरीके से बांट के देखा जा सकता है जैसे कि हमको दिखाया जा रहा है? शेष नारायण सिंह जी। नहीं, जो एनएससी की फाइलों में जो लिखा है उसमें तो ये भ्रष्टाचार वाला कोई बात नहीं लिखी होगी। बिल्कुल। और एनएससी की फाइलें अगर 700 फाइलें ये सरकार पब्लिक कर रही है तो संजय झा को गुस्सा नहीं होना चाहिए, इनको तो खुशी मनानी चाहिए कि एनएससी को एक इंस्टीट्यूशनल रूप दिया गया, एक संस्थागत रूप दिया गया। और एनएससी के जो 13 मेंबर्स हैं जिनका नाम अभी लिया हमारे दोस्त राकेश सिन्हा ने, वो उनका जरा कैरियर देखिए, उनका हिस्ट्री देखिए, वो सब सोसाइटी के ब्रिलियंट लोग रहे हैं। तो उसमें एनएससी की फाइलें पब्लिक होने पे कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। जो अभी संबित ने बात कही वो दिलचस्प है कि राह दौड़ा के आपने उनका हरीश रावत का नाम काट दिया, तो वो एनएससी के फाइलों के मार्फत थोड़े हुआ होगा। वो तो निजी कैपेसिटी में फोन पे या खुसर फुसर में हुआ होगा। जैसे राजा को मंत्री बनाया और राजा ने जो कारस्तानियां की, तो वो जाहिर है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा आदमी तो उसको बर्दाश्त न करता, लेकिन कहीं से दबाव होगा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह पे जहां तक हमने समझा है पिछले 25 साल में उनकी पॉलिटिक्स को, उन पे दबाव उनका आका ही डाल सकता है, या सोनिया गांधी डाल सकती थी, या उसके पहले पीवी नरसिम्हा राव डाल सकते थे। और पीवी नरसिम्हा राव ने उनको फ्री हैंड दिया था। 1992 का बजट है जिस पर आज ये सरकार भी चल रही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर वो फाइलें पब्लिक कर रहे हैं तो इसको कांग्रेस को सेलिब्रेशन के तौर पे मनाना चाहिए। लेकिन ये आर्गुमेंट भी बहुत ही वैलिड है कि सोनिया गांधी का इन्फ्लुएंस था। और दूसरा यह है कि उनका बेटा जो है, जिसने कागज वागज बहुत फाड़ा था, उसका बल्कि ज्यादा था। ये लोग, मैं सुल्तानपुर अमेठी का रहने वाला हूं और मैं जानता हूं कि कैबिनेट के डिसीजंस को वहां का एक ब्लॉक प्रमुख आके इनसे बदलवा लेता था। तो वो बातें भी सही हैं, लेकिन एनएससी की जो रिकमेंडेशंस हैं उनके लिए कांग्रेस को शुक्रगुजार होना चाहिए। और जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, जो पब्लिक इंटरेस्ट के, जनता के हित के बहुत सारे कानून एनएससी की वजह से बने। वरना जो कांग्रेस की उस वक्त सो कॉल्ड लीडरशिप थी, वे लोग तो वही लोग थे जो संजय गांधी जिनको भर्ती करके 80-77 में लाए थे। तो इसलिए एनएससी की फाइलों में अगर कुछ है जिसमें यह कहा गया है कि भ्रष्टाचार करो, तो मुझे लगता है कि वो ढूंढ पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जो लोग उसमें थे वो मूलतः भ्रष्टाचार विरोधी थे। संजय जी, अगर एनएससी को भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। और एनएससी की चीजें पारदर्शिता के तौर पर साफ हो जाती है संजय झा, तो इसमें दिक्कत किस बात की है जो शेष नारायण सिंह जी आपसे पूछ रहे हैं? संजय झा।
सुमित जी देखिए, प्रजातंत्र में परामर्श करना, उसी से प्रजातंत्र मजबूत होता है। तानाशाही इसीलिए होता है जैसे वो जो आज के माहौल में आप मोदी जी के साथ देख रहे हैं। यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया था और आपके दर्शकों को मैं विस्तार से बताना चाहूंगा कि एनएसी एक तरीके से सिविल सोसाइटी का एक मिसाल है और यहाँ पर लोगों का सलाह मशुरा हो, सुझाव हो, उनका जो भी हर समस्या का जो समाधान हो वो सरकार को सुनने के लिए एक मौका मिलता था। यहाँ पर आप देखिए कि आप जानते हैं कि जितने भी कानून हो, मनरेगा हो, आरटीआई हो, फूड सिक्योरिटी हो, राइट टू एजुकेशन हो, हर चीज में एक न एक तरीके से एनएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इस पर कोई वाद विवाद हो भी नहीं सकता है। इससे एक तरीके से हमारे कानून में निर्माण क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। अगर ये इतने अच्छे सुझाव थे, संजय जी आप ही से पूछ रहा हूँ, अगर ये इतने अच्छे सुझाव थे आरटीआई का, आरटीई का, मनरेगा का, तो इसके लिए एनएससी का प्रारूप तैयार करने की क्या जरूरत थी? सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष के नाते, देश की सबसे उस वक्त की सुप्रीम लीडर होने के नाते तमाम एनजीओ से अपनी सलाह मशवरा करती और एक सरकार को खाका बना के भेज दिया करती। उसके लिए ये एनएससी का रूप रखने की क्या जरूरत थी? नहीं, देखिए इस बात पर गौर कीजिए कि इसमें यदि आप किसी न किसी तरीके से एक ढांचा या एक प्रणाली या एक प्रक्रिया न तैयार करें, प्लानिंग कमीशन था ना, हुए समाज में प्लानिंग कमीशन था प्लान करने के लिए, एनएससी का रोल प्लानिंग कमीशन का रोल कैसे अलग अलग किया? सुमी जी मुझे बात तो करने दीजिए, प्लानिंग कमीशन मुझे बात तो करने दीजिए। इसमें आप देखिए कि जो लोग एनएससी में थे, उनकी छवि, उनकी मर्यादा, उनका अनुभव, उनका तजुर्बा देखिए कितना गहरा और जमीनी स्तर का था। यहाँ पर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूंगा। तो उनको अगर वो इतने गहरे और जमीनी स्तर के थे तो कैबिनेट में मंत्री बन सकते थे ना, और यहाँ मनमोहन सिंह की कैबिनेट में शामिल कर लेते उनको आप राज्यसभा में लाके। अरे सुमित जी आप, हाँ एक मिनट मेरा जवाब सुन लीजिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, इसका आप तो उदाहरण हर रोज देख रहे हैं। आरबीआई जो देश में हमारे आजादी के बाद जो सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार का घोटाला है, नोटबंदी, और आरबीआई आज इतनी पारदर्शिता से भाग गई है और इस सरकार के दबाव में आरबीआई का आज मजाक हो चुका है। आज आरबीआई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आरबीआई के कौन लोग डायरेक्टर थे जब मोदी जी ने 8 तारीख को वो बड़े लाने के लिए, ये तो उस आरटीआई का इस्तेमाल करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को आज की तारीख में। प्रधानमंत्री कार्यालय में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, आरटीआई में ये लगानी चाहिए आपको इनकम टैक्स हो, आरटीआई, और पता करना चाहिए सूचना के अधिकार के तहत। संजय जी कि कौन रूल कर रहा था नोटबंदी के फैसले को? मोदी जी के जो सरकार से प्रश्न पूछा है, क्या आप भारत के अदालत का गला घोटेंगे? क्या ये सच नहीं है? राकेश सिन्हा सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा कि मोदी जी क्या मजाक उड़ा रहे हैं भारत के उच्चतम अदालत का? क्या ये सही नहीं है? अदालत की क्या? शेष नारायण सिंह जी कुछ बोल रहे हैं। राकेश जी एक मिनट, राकेश जी आपकी इजाजत से कुछ मिनट, शेष नारायण सिंह कुछ बोल रहे हैं। शेष जी नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये जो एनएससी को कोर्ट कह रहे हैं, क्या कोर्ट कहना जैसे सुप्रीम कोर्ट से तुलना कर दी, इससे तुलना कर दी, ऐसा नहीं है। एनएससी जो थी वो सैक्रोसैंक्ट थी, उसने अच्छे काम किए, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी का दखल था। जितने भी कोयले के घोटाले, जितना अभी 2G का घोटाला हुआ है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद इन लोगों को राजा वाजा को बुला के नहीं कर रहे थे। नहीं, तो उदाहरण नहीं है भैया, प्लीज। आपकी एनएससी को जब मैं कह रहा हूं, और मुझे लगता है कि कोई मुझसे डिसएग्री नहीं करेगा कि एनएससी ने जो काम किए हैं उसको जनता पसंद कर रही है, लेकिन जो सोनिया गांधी का कंट्रोल है वो था, और उसमें दो राय नहीं है। बल्कि ये कोयले घोटाले में और 2G में तो दुनिया जानती थी कि राजा पैसे कूट रहा है, हम सब जानते थे। आप उसके साथ रहिए। अरे संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी की नहीं चल रही थी। राकेश जी, संबित जी आपको सोचना चाहिए, नहीं हटा पाए। अरे भारतीय जनता पार्टी की घटिया घिनौनी राजनीति, तो उसका तो हम लोग हर रोज उसका तजुर्बा हम संबित पात्रा वो तो कर रहे हैं आप। शेष जी संबित पात्रा को बोलना चाह रहा हूं। मैं केवल कह रहा हूं कि एनएससी एक इंस्टीट्यूशन पॉलिटिक्स है। संजय जी आज वो तबाह कर दिए उन्होंने। संजय जी, संबित पात्रा आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए ना संजय जी। फाउल खेला है शेष जी सुन लीजिए, ऐसे शेष जी, संबित पात्रा बोल रहे हैं, शेष जी। जनता नहीं सुन पाएगी। मनमोहन सिंह के ऊपर उनका दबाव पड़ा जो नहीं पड़ना चाहिए था। ठीक है, संबित पात्रा। देखिए,
देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ बातें हमें समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे शेष जी का बिल्कुल कहना सही है। हो सकता है कि जो 13 लोग एनएससी में थे वो बहुत विद्वान हो, उनकी विद्वता पे हम कुछ नहीं उंगली उठा रहे हैं, मगर आप हिंदुस्तान के कानून को देखिए। क्या कुछ विद्वान लोग जो कि चुने अधिकारी नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं ऑक्यूपाई करते हैं, वो मंत्रियों को समन कर सकते हैं? आप अखबार के उस पूरे न्यूज को पढ़िए, विद्वान भी नहीं है, उन्होंने समन करना शुरू कर दिया। जैसे गुरुमूर्ति नहीं बोल सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। वो चुने हुए हैं क्या? सुमित जी, मैं आपसे निवेदन करके थोड़ा स्तर ऊपर करना पड़ेगा डिबेट का। मैं ऐसे लड़ना नहीं चाहता। संबित कंप्लीट करिए, संबित कंप्लीट कर, अशोक सिन्हा के बाद। धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उनके पास उन्होंने सभी मंत्रियों को समन करना शुरू किया। एक बहुत सुंदर वाकया संजय बारू जी, जो कि मीडिया एडवाइजर, उन्होंने लिखा है कि शाम 6 बजते ही जो जॉइंट सेक्रेटरी थे पीएमओ के पुलक चटर्जी, वो भले ही मनमोहन सिंह फाइल को मंगा रहे हो, मगर मनमोहन सिंह जी तक फाइल नहीं लेते थे। फाइल बंद करके तुरंत सोनिया जी तक फाइल लेके चले जाते थे। मनमोहन सिंह पुकारते रह जाते थे, मगर उनके खुद के जॉइंट सेक्रेटरी सारा फाइल लेके नदारत हो जाते थे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के पद को किस तरह गिराया गया। प्राइम मिनिस्टर चाहते हुए भी, एक बहुत बड़ी बात संजय बारू जी ने अब एनएससी के लिए लिखा है। ठीक करें संजय बारू जी, ये शेष नारायण जी की सब कुछ एनएससी की फाइल में नहीं होगा, मगर ये एनएससी की फाइल में है जो मैं बताने जा रहा हूं। जयराम रमेश जो कि मंत्री थे, केवल ये प्रूफ करने के लिए कि उनके अध्यक्ष, उनके जो मालिक हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सोनिया गांधी है, उन्होंने एक फाइल को जो है सीक्रेटली लीक कर दिया। उस फाइल में सोनिया जी ने मनमोहन जी को लिखा था कि आप एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट कर सकते हैं, मगर मैं नहीं चाहूंगी कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सपोर्ट करें। आप वही लाइन ले जो मैं चाह रही हूं। बिल्कुल, ये फाइल में नोटिंग है, ये संजय बारू जी ने लिखा है। तो दिस इज व्हाट इज संजय झा, ये किताब संजय झा जवाब दीजिए। रिबट 20 सेकंड। और ये इतने विद्वान लोग का जवाब दे दूं? संजय झा जवाब दीजिए 20 सेकंड। क्या मैं इसका जवाब दे दूं? बिल्कुल संजय झा, मैंने आपका नाम लिया, आप जवाब दीजिए। सुमित जी, संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगा, हाँ, संक्षेप में मैं इतना ही जवाब दूंगा कि अंत में इस बात से भारतीय जनता पार्टी आज भी समझौता नहीं कर पा रही है कि यूपीए के वक्त इनको बहुत उम्मीद था कि यहां पर जब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, इनको लगा था कि ये एक तरीके से ये चलेगा नहीं। इनको लगा था कि एक न एक तरीके से इनके बीच में कुछ मतभेद होगा। सच्चाई तो यही है कि इन्होंने संजय बारू के बारे में बहुत टिप्पणी की, लेकिन इस बात को वो नहीं बता रहे हैं कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद खारिज किया है कि ये सब जो बात कहा गया है वो सब बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। तो सच्चाई क्या है, ये देखिए, सच्चाई पर हम आए, बयानबाजी को छोड़े। वो संबित पात्रा के साथ मैं हर जगह टीवी पर करता रहता हूं। संजय जी, मूल्य बात यही है। संजय जी, संबित जी, 1 मिनट के रोकूंगा आपको। मैं कुछ फैक्ट और दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। संजय जी, आपने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया। ये बहुत जरूरी हो जाता है इस वक्त में देखना कि जो लोग उस वक्त एनएससी के मेंबर्स थे, उनकी क्या राय है। क्या वो लोग भी मानते थे कि सोनिया गांधी की दखलंदाजी होती थी सरकार के कामकाज में? यही जानने के लिए मैंने उस वक्त एनएससी के सदस्य रहे फेमस शिक्षाविद है माधव गाडगिल जी, उनसे कुछ देर पहले बात की थी, जो 2010 से 12 तक एनएससी के सदस्य थे। और वन अधिकार जो कानून बना इस देश में, उसको लाने में उनकी खासी भूमिका बताई गई। हमने उनसे पूछा कुछ देर पहले, जो मैंने उनसे बातचीत की थी गाडगिल साहब से, कि क्या आपको लगता है कि एनएससी अपने फैसले मनमोहन सिंह की सरकार पर थोपती थी? आपको क्या कहना है गाडगिल साहब? नहीं, देखिए, ये 2 अलग अंग थे एनएससी के फंक्शनिंग के। एक बने जैसा मैं था, टेक्निकल हम लोग थे, दूसरे भी विशेषज्ञ थे। तो एक विषय पर कुछ रिकमेंडेशंस देने के, जैसा मैंने वनाधिकार के बारे में काफ़ी काम किया 2 साल, वो एक अंग था। फिर एनएससी की तो सोनिया जी तो चेयरपर्सन थी और उनका खुद का एक सेक्रेटेरिएट था, रीटा शर्मा जी, जो भारत शासन से रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी करके निवृत्त हुई थी, वो एनएससी की सेक्रेटरी थी। तो और उनका सेक्रेटेरिएट था, वो सारा सरकार से उनकी इंटरेक्शन चलती थी।
उसमें मेरा कोई सहभाग कभी नहीं था। तो कहीं ना कहीं दो तरीके थे, एक्सपर्ट से राय ली जाती थी और फिर शायद रिकमेंडेशंस जो थी वो भेजी जाती थी प्रधानमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री की राय के लिए या सरकार की राय के लिए। अशोक सिन्हा साहब, मैं आपसे पूछना मैं आऊंगा, संबित जी, राकेश जी मैं आऊंगा। अशोक सिन्हा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो बातें पुलक चटर्जी के माध्यम से संजय बारू ने अपनी किताब में कोट की हैं, उसको आप खारिज कर सकते हैं क्या? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में इस बात को बार बार अंडरलाइन किया गया कि सोनिया गांधी ही सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह तो एक्सीडेंटल बाय चांस प्राइम मिनिस्टर बने थे। सुमित जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने इन बातों को खारिज किया है और ये एक तय मामला था कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो थी, जिसमें सारे एक्सपर्ट लोग थे, उस समय के प्रोमिनेंट लोग थे, वास्तव में बहुत प्रोडक्टिव ढंग से वो एडवाइस दिया करते थे। और ऑफ कोर्स सोनिया जी चूंकि चेयरपर्सन थी, उनका ऑरा था यूपीए की, वो एक नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर उन्हीं को माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने डिनाई किया था, उन्हें कंपेल नहीं किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर उन्हीं को माना जाता था। अशोक जी, प्राइम मिनिस्टर उन्हीं को माना जाता था, आप बोल रहे हैं अपने मुंह से। नहीं, यही तो देश बोल रहा है कि वो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी बगैर किसी जिम्मेदारी के। यही तो बीजेपी का इल्जाम है। नहीं, इल्जाम नहीं है, वास्तव में वो इतनी रिस्पॉन्सिबल थी। देखिए, कैबिनेट ने उनको 100 करोड़ रुपया एनएससी को अलॉट किया था, फर्स्ट कैबिनेट ने, उसको आदरणीय सोनिया जी ने रिफ्यूज कर दिया था, ये शायद आपको याद होगा। और संजय बारू जी ने जो लिखा है उसको तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने राकेश सिन्हा, एक राय में आपके लूंगा जाने के पहले ब्रेक में। राकेश सिन्हा, क्या ये फाइलें सार्वजनिक होनी चाहिए? ये देश हित में होगा गड़े मुर्दे उखाड़ना? देखिए, संस्थाओं को दशकों में बनाया जाता है और संसदीय जनतंत्र में संस्थाएं सैकड़ों वर्षों में बनी है। भारत में जो संसदीय जनतंत्र आया वो ब्रिटेन की तरह से हमने अपने संसदीय जनतंत्र को ढाला। सवाल यह नहीं है कि सोनिया गांधी क्या कर रही थी, सवाल यह है कि संसदीय जनतंत्र का अवमूल्यन हुआ कि नहीं, संस्थाओं का डिकंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं। सोनिया गांधी ने थिंक टैंक के रूप में यदि अच्छा काम किया तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन वो थिंक टैंक पार्टी अध्यक्ष के रूप में काम नहीं कर रही थी, प्रधानमंत्री की संस्था का, संसद को, कैबिनेट का अवमूल्यन कर रही थी, जो कि एक ऐसी अपूरणीय क्षति है जिसके लिए सोनिया गांधी को माफ नहीं किया जा सकता। वक्त की कमी है, लेकिन संजय झा लगातार इस बात को काउंटर करते रहे कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं थी। मनमोहन सिंह अपने हिसाब से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी कैबिनेट के हिसाब से फैसले कर रहे थे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का डिबेट था #सुपर PM सोनिया। हम बात कर रहे थे कि क्या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी NSC के बहाने सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की सरकार को चला रही थी। हजारों की संख्या में आपके जवाब मेरे पास पहुंचे हैं। 92% हमें जवाब देते हैं, 8% नहीं में SMS पोल पर, और ट्विटर पर 85% हमें जवाब देते हैं, 15% नहीं में। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये कहता है न्यूज़ 18 इंडिया का कि सोनिया गांधी मनमोहन सिंह सरकार को अपने हिसाब से चला रही थी NSC के बहाने। इसी नोट पर आज इतना ही।